80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। अध्यक्ष महोदय, 20वीं शताब्दी के इन अंतिम वर्षों से आप सब लोग 21वीं शताब्दी में पहुंचेंगे तथा अपने सक्रिय योगदान से भारत के भाषाई सौंदर्य को अधिक रूपवान बनाएंगे। भारतीय भाषाओं और हिंदी के अंतर संबंधों पर आपको अवश्य विचार करना चाहिए। यह ठीक वैसा ही है जैसा हम अलग अलग राज्य इकाइयों में रहते हैं, किंतु हर अर्थ में हम भारतीय हैं। हम अपनी प्रांतीय भाषाओं, अपनी मातृ बोलियों, लोक बोलियों में निरंतर अपना आदान प्रदान जारी रखते हैं। हमें अपनी बोलियों, भाषाओं पर गर्व भी होना चाहिए। इसी गौरव भाव से हम अपनी राष्ट्रभाषा के विकास के बारे में अपनी भावी दृष्टि का विकास भी कर सकते हैं। भारतीय भाषाओं की सबसे बड़ी शक्ति है लोक से उनका जुड़ाव। लोक यानी लोक जीवन, जिसे आसानी के लिए अपनी लोक जीवन की जड़ों से जुड़ाव भी कह सकते हैं। हमारी लोक परंपराएं इतनी सशक्त हैं कि हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। समझने के लिए कह सकते हैं कि पश्चिम की 5 सितारा संस्कृति में हमारा लहंगा या हमारी इडली हमें अपने परिवेश में ला जोड़ती है। आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता ने जितने तेजी से हमारे लोक जीवन की परंपरा को स्वीकार किया है, उतना तो हमारे मध्यकालीन स्वभाव ने नहीं किया। हमारी हर भाषा का अपना अतीत है। हर भाषा की बोली या बोलियां का समुच्चय है, अर्थात हम अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़े हैं। यह शक्ति हमारे तमाम जीवन संबंधी क्रियाकलापों से जुड़ी है। आप लोगों ने शिक्षा की दक्षता प्राप्त की है। क्या कोई शिक्षा भाषा के बिना हो सकती है? स्पष्ट है कि आपका उत्तर नहीं में होगा, परंतु यहाँ एक प्रश्न यह भी कि क्या हम केवल एक भाषावादी हैं? जाहिर है हम घर में भोजपुरी, बुंदेली, कोंकणी आदि बोलते हैं, तथापि ये बोलियों दाक्षिणात्य बोलियां हमारी भाषाओं को शक्ति और ऊर्जा पहुंचाने वाली हैं। हमारी भाषाओं का लोक क्षेत्र अत्यंत विकसित है और यह हमारी भाषाओं की अद्भुत शक्ति है। हमारी भाषागत अद्भुत शक्ति हमारी भाषाओं की बाह्य और आंतरिक एकता में निबद्ध है। इसलिए हमारी भाषाएं सहोदरा हैं। 9 स्नातकों आपके पास भाषा जैसे संवेदनशील ज्ञान की नई चेतना है। उससे चमत्कार भी घटित हो सकते हैं तथा तनाव भी बढ़ सकते हैं। यदि आप भारतीय समाज के भाषाई आचरण की पड़ताल करें तो पाएंगे कि प्रत्येक भाषा और बोली अपने क्षेत्र में लोकप्रिय है। उपसभापति महोदय, व्यवस्था से
लाभ उठाने वालों की परिवर्तन के लिए अनिच्छा को तात्कालिक संदर्भ में ही समझा जा सकता है, क्योंकि अगर सुधार में देरी हुई तो हमें भारी उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने विश्व में परस्पर निर्भरता और शांतिपूर्ण समायोजन बढ़ाने के महत्व और परिणामों पर उचित ही जोर दिया है। हमारा स्पष्टतः घोषित विचार, जिसे मैं फिर दोहराना चाहूँगी, यह रहा है कि विश्व की समस्याओं का समाधान टकराव से नहीं हो सकता। विश्व समुदाय को मिलजुल कर और शांति के साथ विश्व के समग्र उत्पादन और उपभोग के बीच ऐसे संतुलन की खोज करनी होगी जिससे प्रत्येक राष्ट्र को उसका उचित हिस्सा मिल सके। मेरा विचार है कि विश्व समुदाय को दशक की समाप्ति से पहले निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के बारे में किसी निर्णय पर पहुंच जाना चाहिए। मुख्य प्रश्न बुनियादी प्रौद्योगिकी है, यानी यह है कि हम कैसा भविष्य चाहते हैं। क्या हम चाहते हैं कि विकासशील देश केवल कच्चे माल और सस्ते श्रम को जुटाते रहें और पूंजीगत सामान निर्मित वस्तुओं तथा प्रौद्योगिकी की अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकसित देशों पर निर्भर बने रहें। कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र है। उसे तब तक आधुनिक रूप नहीं दिया जा सकता जब तक उसको वैज्ञानिक और तकनीकी आधार न प्रदान किया जाए। इस परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार करने की अनिच्छा के कारण ही विकासशील देशों के औद्योगिकीकरण के प्रयासों की आलोचना की जाती है और व्यापार, प्रौद्योगिकी तथा विकास संबंधी वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने का आग्रह किया जाता है। दूसरी ओर विकासशील देशों के दृष्टिकोण से यह कहा जा सकता है कि वे जिस हद तक अपने प्राकृतिक साधनों का इस्तेमाल अपने राष्ट्रीय उत्पादन के लिए नहीं कर पाते, उसी हद तक वे अविकसित हैं। इस शताब्दी के 5वें दशक के आरंभिक वर्षों की तुलना में वे अब यह महसूस करते हैं कि आर्थिक विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रमुख रूप से उन्हीं को प्रयास करना होगा, लेकिन इस प्रयास में वर्तमान आर्थिक संबंधों और रुझानों के रूप में एक बड़ी बाधा खड़ी हो जाती है। आपने कहा कि एक के बाद एक कई देशों ने अपने लाभ की दृष्टि से बहुराष्ट्रीय निगमों का सहारा
लेना चाहा, लेकिन वे इसमें अपरिहार्य कारणों से सफल नहीं हुए। धन्यवाद।